Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of ninth class, we have started the topic of photosynthesis, and photosynthesis is the basically synthesis of glucose by the plants in the presence of carbon dioxide and sunlight and water. Okay, and the pigment required, which is chlorophyll in the leaves. So we have started the mechanism of photosynthesis, और mechanism में हमने देखा कि two phases that are required to complete the procedure of photosynthesis. First phase में light energy capture होती है और वो high energy molecules ATP और NADPH produce करती है. These reactions are known as light reactions. इनकी डिटेल्स हमने अपने लास्ट लेसन में स्टडी की थी. ओके, और सेकंड फेज में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाती है, और इस फेज में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो ATP और NADPH सिंथेसाइज हुए थे, अब वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और चूंकि इसमें सनलाइट से जो एनर्जी है वो डायरेक्टली यूज नहीं होती, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डार्क रिएक्शंस. ठीक है, आपसे पहले भी डिस्कस किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होते हैं, रात के टाइम होते हैं. ठीक है, लेकिन जो सनलाइट है, जो सनलाइट से आने वाली एनर्जी है, अब वो इनके लिए सेकेंडरी सोर्स बन चुकी हुई है, इनका प्राइमरी सोर्स नहीं है. लिहाजा जब ये रिएक्शंस हो रहे होंगे तो इसमें डायरेक्टली सनलाइट इन्वॉल्व नहीं होगी. ओके, सो लेट अस सी द डायग्राम. In this diagram, they are giving the summary of light and dark reactions. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि लाइट रिएक्शंस में जो सनलाइट है वो डायरेक्टली यूज होती हुई दिखाई जा रही है, और उसका जो रिजल्ट है वो ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स जैसे मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आ रही है. ठीक है, यानी कि वाटर से जो है वो हाइड्रोजन आयंस अलहदा हुए और उन्होंने ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स बनाने में रिडक्शन का किरदार अदा किया, जबकि जो ऑक्सीजन एटम्स थे वो सेपरेट हो गए, वो O2 की फॉर्म में वो एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, और रिजल्ट में क्या बना, ATP और NADPH जैसे मॉलिक्यूल्स. अब ये एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज होंगे डार्क रिएक्शंस में, तो ये फिर से ATP ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH जो है वो NADP पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो अपनी एनर्जी यहाँ पे दे आएंगे डार्क रिएक्शंस के अंदर. और इन रिएक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगी इसके अंदर डायरेक्टली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनर्जी गेन करने के बाद, ठीक है, वो बना लेगी शुगर. ठीक है, जिसकी जो शुगर तो कॉमन वर्ड है, इसमें ग्लूकोज शुगर जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. ओके, तो ये रिएक्शंस हैं जो कि पूरे का पूरे जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब आते हैं बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था लाइट रिएक्शंस के बारे में, उसको दोबारा समराइज करते हैं. नंबर 1 पॉइंट देखें, व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेस एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. ओके, क्लोरोफिल पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे, और उस एनर्जी से जो इनका लेवल ऑफ एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे. और आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाते हैं. यहाँ भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ तक के एटम्स में से बाहर निकल जाएंगे. एमिटेड का मतलब क्या है कि वो एटम्स को छोड़ देंगे और वो बाहर मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे. नंबर 2 पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस का सामना करेंगे जिसके रिजल्ट में ATP प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी गेन कर चुके थे सनलाइट एनर्जी, अब वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी, इस्तेमाल होगी, और वो ATP मॉलिक्यूल बनाएगी. नंबर 3 पॉइंट, light also breaks water molecules and oxygen is released
the hydrogen atoms of water give electrons to chlorophyll and become ions. Okay, लाइट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक डाउन करेगी और ऑक्सीजन इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाएगी, और हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरोफिल को देंगे और वो आयंस बन जाएंगे। क्लोरोफिल को क्यों देंगे? क्योंकि क्लोरोफिल में जो एटम्स हैं उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो चुके हुए हैं, ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये डेफिशिएंसी हाइड्रोजन एटम्स पूरी करेंगे। और हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ा है कि जब एटम जो होता है वो किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सिमिलरली हाइड्रोजन एटम्स जब इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे क्लोरोफिल एटम्स को तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी and the hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP positive into NADPH. NADP पॉजिटिव मॉलिक्यूल जो एक आयन फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में होगा, जब उसको हाइड्रोजन मिल जाएगी तो वो NADPH मॉलिक्यूल बनाएगा, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो आप देख सकते हैं कि NAD पर NADPH बनने में हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड हो चुका हुआ है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल से निकले थे वो भी आएंगे और वो हाइड्रोजन पॉजिटिव को भी पॉजिटिव चार्ज खत्म करेंगे, और ये जो P पर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है आपको ये भी खत्म हो जाएगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल NADPH हमारे सामने आ जाएगा। फिर हमने ये Z स्कीम डायग्राम को भी डिस्कस किया था कि फोटॉन्स जो हैं बेसिकली ये सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स आती है। जब वो अब्सॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अमिट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को आप देखें कि ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करवाना बेसिकली ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आ जाते हैं, बल्कि ये होता है कि ये एनर्जी लेवल को शो कर रहा है कि हाई एनर्जी पे जाएंगे और उसके बाद वो लो एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी जो होगी वो ATP बनाने में यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शंस का सामना करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को जिनमें उनका एनर्जी लेवल लो होगा, और वो जो एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो ATP बनाने में यूटिलाइज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरोफिल से फिर एमिट होते हुए दिखाए जा रहे हैं, और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो NADP पॉजिटिव से अटैच हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें ऐड होके इनको न्यूट्रल कर रहे हैं, और ये एक न्यूट्रल NADPH मॉलिक्यूल हमारे सामने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेसिकली जो येलो कलर से हाईलाइटेड हैं ये दो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने अगले डार्क रिएक्शंस में यूटिलाइज होना है। ठीक है, इस तरह से ये फोटोलिसिस जो हमने पढ़ा था। वाटर का ब्रेकडाउन, तो वाटर के ब्रेकडाउन में देखें आप कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स सेपरेट हो रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को देने के बाद हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को देकर पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, और वही यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो बच्चों ये था कल के टॉपिक की समरी। अब हम आज के टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि डार्क रिएक्शंस कहलाता है, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन जो एक साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपने कोलीग्स के साथ मिलके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इस पर रिसर्च की, और फिर इसको एक साइकिल में इन रिएक्शंस को एक साइकिल की फॉर्म दे दी। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम केल्विन साइकिल है। तो इसकी समरी भी हम डिस्कस करते हैं आज, जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले CO2 molecules are combined with 5 carbon compounds to form 2 temporary 6 carbon compounds, each of which splits into 3 carbon compounds. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर देगा 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स के साथ, और एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का, और यहाँ पे 5 एटम्स कार्बन के, तो ज्वाइन होने के बाद ये 6 कार्बन कंपाउंड्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और फिर 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं वो भी स्प्लिट होंगे, टूटेंगे इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स, यानी एक 6 कार्बन कंपाउंड से दो जो हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, नंबर 2 पॉइंट देखें, द 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH. ओके, द 3 कार्बन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। अब बच्चों 3 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं
ठीक है, वो ATP और NADPH के थ्रू रिड्यूस होंगे। रिड्यूस होने का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है जब वो होगी तो फिर क्या होगा, जो 3 कार्बन अब ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO बॉन्ड होता है, अगर इनके दरमियान में H आ जाए, CHO बॉन्ड बन जाए, तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक फार्मूला में इन्वॉल्व होता है CHO बॉन्ड। ठीक है, आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में आप इसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। बहरहाल, तो जब ये हाइड्रोजन एटम जो है ये सेंटर में अटैच हो जाएगा, तो अब ये CHO बॉन्ड और ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखें, द 3 कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज्ड टू रीजनरेट 5 कार्बन कंपाउंड्स। दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड्स रीजनरेट हो जाते हैं, इस तरह से एक साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है केल्विन साइकिल, जिसमें केल्विन ने जो है वो एक साइकिल की फॉर्म में इन रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनमें कंबाइन हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन हो गई तो ये बन गए 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, 5 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड use energy from ATP and NADPH to split into 3 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड्स को हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो अब 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्म में स्प्लिट होगा और पहले से डबल हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप देखें ना, 3 6 18 होता है, तो 6 3 भी 18 ही होता है, लेकिन फर्क क्या पड़ गया, अब कंपाउंड की नेचर बदल गई है। ओके, अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे ये आगे जाके रिडक्शन का सामना करेंगे, रिड्यूस होने के बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और कुछ 3 कार्बन कंपाउंड्स जो होंगे वो वापस चले जाएंगे साइकिल में, और ये दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड्स बना देंगे। यहाँ पे भी आप देखें 5 3 15 और 3 5 15 होता है, तो कार्बन की अमाउंट तो सेम रहेगी, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि 3 कार्बन कंपाउंड्स रीजनरेट हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड्स में, और फिर ये 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा से साइकिल में आ जाएगा और ये फिर से ग्लूकोज की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो लिहाजा ये एक फॉर्म ऑफ साइकिल है जो कि डार्क रिएक्शंस फॉलो करते हैं। इस तरह से ये जो है प्रोसीजर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल है? Sunlight energy is absorbed by chlorophyll. It is then converted into chemical energy which drives the photosynthetic synthetic process. ठीक है, सनलाइट जब एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल के थ्रू और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यानी लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। Only about 1% of the light falling on the leaf surface is absorbed. The rest is reflected and or transmitted. ठीक है, लीफ सरफेस पर सिर्फ 1% सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है या किसी और फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाती है। दी लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बट आल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप जानते हैं कि सनलाइट में आगे 7 कलर की लाइट्स हैं, उन सब की अलग अलग वेवलेंथ है, तो वो एक ही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं बल्कि डिफरेंट होता है। द ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस, और इसमें जो ब्लू रेड लाइट्स होती हैं ये सूटेबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए एज कंपेयर टू अदर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो फोटोसिस्टम्स की फॉर्म में क्लस्टर बना लेते हैं इन द थाइलाइकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Chlorophyll A is the main photosynthetic pigment. Others are called accessory pigments and include chlorophyll B and carotenoids. ठीक है, pigments means colors. तो इसमें जो chlorophyll A है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और जो बाकी हैं उनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, यानी कि वो अगले रिएक्शंस करवाने में एक्सेस दे देते हैं, लेकिन जो असल जो लाइट का अब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। ठीक है, उन सारे पिगमेंट्स की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। ओके, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मेनली ब्लू एंड रेड लाइट्स, और क्लोरोफिल का मेन काम यही होता है कि वो ब्लू और रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करें।
Some wavelengths do not absorbed by chlorophyll A are very effectively absorbed by accessory pigments and vice versa. ठीक है, कुछ वेवलेंथ्स जो क्लोरोफिल ए में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं फिर वो दूसरे पिगमेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं. तो बच्चों आज के लेसन में हमने जो हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का. ठीक है, इसमें आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें. आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस. अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपने दोनों लिखने हैं, डार्क रिएक्शंस भी और लाइट रिएक्शंस दोनों की डिटेल लिखनी है. लेकिन अभी तक इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आया नहीं है. क्वेश्चन यही आता है कि गिव द समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस या डार्क रिएक्शंस. ठीक है, तो आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट जो हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे एक छोटे से टॉपिक को क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह ताला. ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.